ना तुम जानो ना हम पार्ट 3। विशाखा ने जब नंदिनी को सीने से लगाया तो नंदिनी एक क्षण के लिए उस स्नेह में खुद को डुबो देना चाहती थी, मगर उसी पल जैसे कुछ याद आ गया था। एक कांपती हुई बेचैनी उसके चेहरे पर लौट आई थी। उसने धीरे से विशाखा से खुद को अलग किया और थोड़ा झिझक के साथ भाभी सा की ओर देखते हुए कहा, भाभी सा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हमें हवेली जाना है अभी। विशाखा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। अरे अभी तो आई हो नंदिनी, अभी तो हमें ढेर सारी बातें करनी है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था। मासा अब तक उसकी थरथराहट महसूस कर रही थी। उन्होंने तुरंत छोटे कुंवर साहब की ओर देखा और कहा, इसे हवेली छोड़ाओ। नंदिनी के जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। हुकुम साहब भी उसके सामने खड़े हुए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हुकुम साहब इतने संगदिल भी हो सकते थे। लेकिन तभी नंदिनी की आंखें उलझने लगी थीं। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो थरथराती हुई विशाखा का हाथ छोड़ते हुए बोली, भाई साहब हम शायद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और इतना कहते ही उसकी आंखें पलटी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। नंदिनी, विशाखा चीख पड़ी थी। हुकुम साहब जैसे सुन रह गए थे। अगले ही पल वो दौड़ते हुए आए और नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। वो उसे अपने सीने से लगाकर बेड पर लिटा चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर मौत का साया था। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर को बुलाया जा चुका था। हवेली में भगदड़ मच चुकी थी। तभी एक सेवक तेजी से छोटी हवेली आया और ठाकुर बलवंत सिंह को खबर दी, ठाकुर साहब, भाई साहब फिर से बेहोश हो गई हैं। बलवंत सिंह के चेहरे पर तिलमिलाहट तोड़ गई थी। वे चौकड़ी बढ़ते हुए खड़े हुए और उनके पैरों के पास बैठा नौकर जो उनके तलबे दबा रहा था धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, हे देवी माँ, रक्षा करना बाई सा की। जाने क्या बीती होगी उन पर हुकुम सा को किसी और के साथ देखने के बाद। बलवंत सिंह की नज़रें झपक गई थीं। क्या बक रहे हो हरिया? उनकी आवाज़ सख्त थी। हरिया डरते डरते बोला, मालिक, जो देखा है वही कह रहा हूँ। हुकुम सा विदेश से एक लड़की के साथ लौटे हैं और सुना है उन्होंने वहीं उस प्रंगन से सगाई भी कर ली थी। हॉल में सन्नाटा छा गया था। बलवंत सिंह की आंखों की लाली और गाढ़ी हो गई थी। हुकुम सा ने मेरी बेटी का दिल तोड़कर किसी और को चुन लिया। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में बाप का दर्द तैर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान फिर से उठने वाला हो। हवेली के विशाल द्वार एक जोरदार धमाके के साथ खुले। ठाकुर बलवंत सिंह का चेहरा अंगारों सा तप रहा था। उनके कदमों की आहट जैसे जमीन को फाड़ रही थी। हुकुम सा, उनकी गरजती हुई आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई थी। कमरे में बैठा हर सेवक, हर सदस्य सिहर गया था। नंदिनी के कमरे का दरवाज़ा खोला। हुकुम सा बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही थीं। माँ साहब भी तुरंत हुकुम सा के पीछे पीछे कमरे से निकल आई थीं। ठाकुर बलवंत सिंह की ज्वालामुखी आंखें देख उन्होंने घबरा कर कहा, ठाकुर सा, थोड़ा शांति से। लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया था। आवाज़ तल्ख और कठोर थी। नहीं भाभी सा, आज बस हमें हुकुम सा से बात करनी है। फिर वो हुकुम सा की ओर बढ़े और धीरे से फुफकारते हुए बोले, हमारा एक सीधा सवाल है हुकुम सा, क्या आप नंदिनी से सगाई तोड़े हैं? हुकुम सा ने तुरंत उनके पैरों की ओर झुकते हुए कहा, काको सा, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। हमें बात नहीं जवाब चाहिए हुकुम सा, हाँ या ना। ठाकुर बलवंत सिंह की आवाज़ अब किसी तूफान से कम नहीं थी। हुकुम सा ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीमे सी आवाज़ में कहा, हाँ काको सा। बस इतना सुनना था कि ठाकुर बलवंत सिंह ने अपने कमरबंद से बंदूक निकाली और सीधे हुकुम सा के माथे पर तान दी थी। ठाकुर बलवंत सिंह की बंदूक की नली जिसे पूरे आंगन की सांसें रोक चुकी थी। पल भर को सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें हुकुम सा और ठाकुर बलवंत सिंह पर टिक गई थीं। हवा जैसे भारी हो गई थी। मासा दौड़कर बलवंत सिंह के सामने आ खड़ी हो गई थी। ठाकुर सा, ये क्या कर रहे हैं आप? होश में रहिए, ये घर है, रणभूमि नहीं। हुकुम सा अब भी सर झुकाए हुए खड़े थे, मगर उनकी आवाज़ स्थिर थी। काको सा, मैं जानता हूँ मैंने नंदिनी को दुख दिया है, पर अगर मैं नंदिनी को झूठी उम्मीद देता तो ये उससे भी बड़ा पाप करता। मासा ने धीरे से बंदूक नीचे करने की कोशिश की। आपके गुस्से की आग में पूरा घर जल जाएगा ठाकुर सा। नंदिनी को अभी हमारी ज़रूरत है, ना कि एक और नए तूफान की। ठाकुर बलवंत सिंह के हाथ थोड़े कांप रहे थे। जिसे हमने अपना बेटा समझा, वो हमारी ही बेटी की इज्जत का सौदा कर गया। विशाखा इस पूरे तमाशे को बहुत शांति से देख रही थी, जैसे वो पहले से ही नंदिनी और यश के रिश्ते के बारे में जानती थी। गोलियां चलने ही वाली थीं कि उसी पल कमरे से एक कराह की आवाज़ आई, नहीं बाबा सा। नंदिनी लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर सफ़ेदी, आंखों में आंसू और शरीर में थरथराहट थी। वो दौड़कर आई और अपने पिता के सामने गिर पड़ी थी। बाबा सा, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आपको हमारी सौगंध। अगर हुकुम सा को कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। उसका आंचल भीग चुका था। आप ही तो हमारे सब कुछ हो। हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा बाबा सा, सिर्फ ये विनती है, हुकुम सा को माफ़ कर दीजिए। ठाकुर बलवंत सिंह की आंखों में एक पल को जंग छिड़ गई थी,
लेकिन उन्होंने आखिरकार बंदूक नीचे कर दी थी। उनकी आंखों से छलकते आंसू उनके क्रोध को धो रहे थे। तो अब तुम उसी के लिए गिड़गिड़ा रही हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया नंदिनी। अगर हमें पता होता कि हुकुम साहब विदेश से हमारी बेटी के लिए ऐसा तोहफा लेकर आएंगे तो हम कभी इस सगाई को मानते ही नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नंदिनी का हाथ खींचते हुए और गुस्से से तिलमिलाते हुए हवेली से बाहर की ओर बढ़ गए थे। चलो, तुम्हें यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। मासा भी पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। ठाकुर साहब जरा ठहरिए, आप ऐसा मत। लेकिन बलवंत सिंह ने मुड़कर आंखों में आग भरकर कहा, भाभी साहब आपने क्या खूब नाक कटाई है पूरे रतनगढ़ में हमारी। फिर नंदिनी को खींचते हुए बोले, लेकिन सुन लीजिए भाभी साहब, अगर एक हफ्ते में नंदिनी का ब्याह तय नहीं हुआ तो मेरा नाम भी ठाकुर बलवंत सिंह नहीं। छोटी हवेली का दरवाज़ा जोर से खुला। बलवंत सिंह ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सेवकों की सांसें थम गई थीं। उनके पीछे घसीटती नंदिनी गीले आंचल और भीगी पल के लिए बस चुपचाप उनके पीछे चली आ रही थी। ठाकुर साहब ने रुककर पूरी हवेली में गरजती आवाज़ में कहा, आज से ना तो तुम बड़ी हवेली जाओगी और ना ही वहाँ से कोई इंसान इस हवेली में कदम रखेगा। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो सांस भी जैसे गिन गिन के ले रहे थे। नंदिनी की आंखें डबडबाई हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई कुछ कहने की, पर जैसे ही होंठ खुले गला भर आया था। वह कुछ कह ही नहीं पाई थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। बस उनके आदेश की गूंज हवेली की दीवारों में अटकी रह गई थी। शाम तक छोटी हवेली में ठाकुर साहब ने अपने वकील के सामने दस्तखत करते हुए सार्वजनिक रूप से ऐलान करवा दिया था, जो भी पुरुष नंदिनी से विवाह करेगा उसके नाम मेरी पूरी जायदाद कर दी जाएगी। ये खबर पूरे रतनगढ़ में फैल चुकी थी। 2 दिन बीत गए थे, पर ठाकुरों और राजघरानों के बीच हर चौपाल में, हर बैठक में यही बातें हो रही थी। जायदाद के नाम पर बहू नहीं लाते, इज्जत के नाम पर लाते हैं। छोड़ी हुई लड़की को हमारे कुल की बहू बनाना ये कभी नहीं होगा। दूसरे रईस व्यापारी अपने बेटे से कहा, जो लड़की एक राजघराने की हवेली से अपमानित होकर लौटी हो वो घर की लक्ष्मी नहीं अपशगुन होती है। तीसरे घर में बहू कहती है, अरे जीजी ज़रा सोच तो लो, कल को हमारी बहू अपनी सास के आगे सर उठाए खड़ी हो जाए। क्या पता हुकुम साहब ने उसे क्यों छोड़ा होगा। हर कोना, हर दरवाज़ा, हर चौपाल नंदिनी के नाम से जैसे कांपने लगा था। और नंदिनी वो अपने कमरे के कोने में बैठी खामोशी से सब सुन रही थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू बंद नहीं हो पा रहे थे। ठाकुर बलवंत सिंह के शब्द उसके कानों में नहीं, उसकी रूह में गूंज रहे थे। एक हफ्ते में अगर नंदिनी का ब्याह तय नहीं किया तो मेरा नाम भी ठाकुर बलवंत सिंह नहीं। रात के तीसरे पहर में ठाकुर हवेली में नंदिनी के कमरे की खिड़की से चांद की हल्की सी किरण उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो पलकों से आंसू नहीं बहा रही थी, पर उसके भीतर एक घुटन थी जो चीख भी नहीं सकती थी। वो बार बार बस हुकुम साहब के रवैयों के बारे में ही सोच रही थी। आखिर एक बार भी उन्होंने पलटकर क्यों नहीं देखा। क्या वो सभी खत झूठे थे जो हुकुम साहब ने पिछले 8 सालों तक भेजे थे, जिनमें वो नंदिनी से मोहब्बत का दावा किया करते थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी भाई साहब, ये आवाज़ मिश्री की थी, वही जो बचपन से उसका साथ निभा रही थी। काकू सा दरबार से लौटे हैं और बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने रसोई, बैठक, यहाँ तक कि मंदिर का हिस्सा भी बंद करवा दिया है। कह रहे थे कि जब तक नंदिनी का रिश्ता तय नहीं होगा इस हवेली में कोई भी शुभ काम नहीं होगा। नंदिनी बस चुप रही थी, बिल्कुल चुप। अगले दिन रतनगढ़ के पास की एक बड़ी ठाकुरानी का रिश्ता लेकर संदेश आया, पर उन्होंने जवाब भेजा, जिस लड़की को उसके मंगेतर ने ही त्याग दिया हो वो फिर किसी और के घर की बहू नहीं बन सकती। फिर एक बड़े जमींदार का बेटा भी नंदिनी से मिलने के लिए आया, लेकिन जब उसे पता चला कि नंदिनी की पहले भी एक सगाई टूट चुकी है तो वह बोला, हमें दौलत नहीं चाहिए। हमारी माँ कहा करती थी कि ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ना पाप होगा। तीसरे दिन हुकुम साहब, जो अब तक खुद को कठोर बनाए हुए थे, अपने कमरे में अकेले खड़े हुए थे। हाथ में वही अंगूठी थी जो उन्होंने कभी नंदिनी को बचपन में पहनाई थी। नंदिनी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी आंखों में वो खामोशी मुझे सोने नहीं देती। तुम मुझसे कुछ कह नहीं पाई और मैंने सुनना भी नहीं चाहा। तभी दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। भाभी सा अंदर आई, आंखों में हल्की सी नमी थी। आपने अच्छा नहीं किया हुकुम साहब, उन्होंने धीरे से कहा। आवाज़ में कपकपी थी। राजघरानों में एक छोड़ी हुई लड़की की क्या दशा होती है, क्या आप नहीं जानते। हुकुम साहब ने नजरें नहीं उठाई थीं, जैसे किसी अपराधी की तरह सिर झुका लिया हो। फिर छोटे कुंवर सा तेज कदमों से अंदर आए। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, वह बोले, लेकिन कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है कि सामने वाले का दर्द महसूस भी ना कर सके। आप शायद नहीं जानते, लेकिन हमने नन्ही बाई साहब को सिर्फ आपके लिए जीते देखा है। उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी, पर हर शब्द सच्चाई से निकला हुआ था। हर वक्त उन्होंने आपका नाम लिया, हर वक्त आपका इंतज़ार किया, और आपने बस एक फ़ैसला लिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। क्या नन्ही बाई साहब की आंखों में आपको प्यार नहीं दिखता? क्या आपको नन्ही बाई साहब की हालत देखकर तरस नहीं आता? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। अंगूठी हुकुम साहब के हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गई थी।
टन की हल्की सी आवाज़ ने जैसे उस सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया था। हुक्म शाह ने आंखें बंद कर ली थी। शायद मेरी आंखों ने कभी उसे ठीक से देखा ही नहीं, या फिर वे देखना ही नहीं चाहती। वे धीरे से बुदबुदाए। दूसरी तरफ छोटी हवेली में ठाकुर साहब बैठक में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी मिश्री भागती हुई आई। ठाकुर साहब, बाई साहब कहीं नहीं है। सबकी सांसें रुक गई थीं। ठाकुर साहब खड़े हो गए थे। क्या मतलब? बाई साहब की चिट्ठी मिली है, मिश्री ने कांपती आवाज़ में कहा। बाबा साहब, हमने हमेशा आपकी बात मानी है, पर अब थक गए हैं। हर जगह खुद को अपशगुन की तरह महसूस करते हैं और अब और नहीं सहा जाता। हाँ, आप हमें ढूंढना मत, हम आपकी इज्जत को और भी शर्मिंदा नहीं करना चाहते, मिश्री ने कपकपाती हुई आवाज़ में पढ़ते हुए कहा। ठाकुर साहब की आंखें लाल हो गई थीं। चुप हो गए थे। पहली बार उनकी रौबदार देह ढहती सी दिख रही थी। ठाकुर साहब के रगों में खून उबलने लगा था। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, इतने सख्त पहरे में नंदनी हवेली से बाहर नहीं जा सकती। हवेली में ही है, ढूंढो उसे। सवेरा ढल चुका था और ठाकुर हवेली के दरवाजे पर एक सवारी आकर रुकी थी, लेकिन नंदनी अभी तक नहीं मिली थी। तभी एक सेवक ने आकर ठाकुर बलवंत सिंह को सलाम ठोकते हुए कहा, ठाकुर साहब, देवगढ़ से खास सवारी आई है, मान सिंह जी की तरफ से खत लाए हैं। ठाकुर बलवंत सिंह ने खत खोला। ठाकुर साहब, आपके घर की बेटी नंदिनी की सरलता, शील और तेज का हमें परिचय मिला है। हम अपने बेटे रुद्र प्रताप के लिए उनका हाथ मांगते हैं। अगर आपको उचित लगे तो आज ही संध्या बेला में हम सगाई का थाल लेकर आपकी चौखट पर हाजिर होना चाहते हैं। मान सिंह, देवगढ़। ठाकुर साहब ने खत को बंद कर दिया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था, जैसे किसी खोखली जीत की उदासी हो। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, हवेली में शाम की तैयारी शुरू की जाए, और सेवक को ठाकुर मान सिंह के खत का जवाब लेकर भेज दिया था। तभी मिश्री हाथ में लालटेन लिए स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अंदर धूल और बोरियों के बीच एक कोना था, जहाँ नंदिनी एक बोरी के पीछे घुटनों में सर छुपाए बैठी सो रही थी। मिश्री घबरा गई थी। भाई साहब, आप यहाँ? उसने जल्दी से नंदिनी को हिलाया। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे खुली। चेहरे पर थकान और बेबसी थी। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिश्री, कोई रास्ता नहीं बचा था हमारे पास, इसलिए बस यहीं छुप गए थे। हम कैसे किसी और से विवाह कर सकते हैं, जबकि हमारे मन मंदिर में सिर्फ हुक्म साहब बसते हैं। मिश्री की आंखें भर आई थीं। भाई साहब, आपको अगर कुछ हो जाता तो? उसी वक्त ठाकुर बलवंत सिंह वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की वो मासूम टूटी हुई हालत देखी और कुछ पल के लिए बस देखते रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता का मुखौटा था, पर आंखों में समुद्र जैसा दर्द था। धीरे से उन्होंने नंदिनी की ओर देखा और गरजते हुए कहा, मिश्री, उठाओ इन्हें और इनका सामान लेकर कमरे में जाओ। शाम को देवगढ़ से सगाई के लिए लोग आ रहे हैं। अब और तमाशा नहीं चाहिए हमें। मिश्री ने सहमते हुए नंदिनी को थाम लिया था। नंदिनी चुपचाप उठी, जैसे उसमें अब कोई जान बची ही ना हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद दर्द अब आंसुओं से परे जा चुका था। मिश्री उसे कमरे की ओर ले गई थी और ठाकुर बलवंत सिंह वहीं खड़े रह गए थे, छत की ओर देखते हुए, जैसे अपने फैसले के बोझ से खुद को तूल रहे हों। ठाकुर हवेली में शाम तक हवेली सज चुकी थी। दहलीज पर फूलों की रंगोली थी। मेहमानों के स्वागत के लिए बाजे गाजे तैयार हो चुके थे। हर और सिर्फ रौनक थी, पर नंदिनी का कमरा उस शोर से बिल्कुल अलग था, चुप और थम चुका था। मिश्री उसके बाल सुलझा रही थी, पर नंदिनी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठाकुर बलवंत सिंह अंदर आ चुके थे। नंदिनी ने नजरें नहीं उठाई थीं। ठाकुर बलवंत सिंह ने धीमी आवाज में कहा, हमने कभी नहीं चाहा था तुम्हारी आंखों में ये वीरानियां उतरें, पर कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो इंसान को अपने मन से बड़ा बनना सिखा देते हैं। नंदिनी की आवाज़ टूटी हुई थी। क्या हुकुम साहब से प्रेम करना कोई गुनाह था? बाबा साहब, आपने, माँ साहब ने, भाभी साहब ने, सब ने हमेशा से ही हमें ये बताया था कि हुकुम साहब हमारे होने वाले पति हैं। क्या एक पल में किसी को भी दिल से निकाला जा सकता है? आप कैसे, सबको जानते हुए भी? ठाकुर बलवंत सिंह ने आंखें फेर ली थी। बस करो नंदिनी, तुमने कोई गुनाह नहीं किया था, पर कुछ फैसले किस्मत की रजामंदी ज़रूरी होती है। और तक लहजे में बोले, हमारी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है आपकी वजह से नंदिनी। अब हम सगाई में कोई और तमाशा नहीं चाहते। अगर तुमने सगाई करने से मना किया तो तुम अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखोगी। ठाकुर बलवंत सिंह की आखिरी बात जैसे दीवार पर नहीं, सीधा नंदिनी के सीने पर गिरी थी। अगर तुमने सगाई करने से मना किया तो तुम अपने पिता का मरा मुंह देखोगी। कमरे में एक पल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। मिश्री सहमकर पीछे हट गई थी। नंदिनी के होठ कांप उठे थे। बाबा साहब, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं हमारे साथ? आप, हुकुम साहब, कोई ये समझने को क्यों तैयार नहीं है कि हमारे पास भी दिल है, उसमें भी दर्द होता है। उसकी आंखें स्थिर थीं।
जैसे उसके कुछ अंदर दरक गया हो। उसने कांपती उंगलियों से माथे की बिंदी छूनी चाही, पर हाथ हवा में ही रह गए थे और अगले ही पल वो अपनी जगह से जैसे अचानक ढह गई थी। घुटनों के बल गिर पड़ी थी, जमीन पर बैठ गई थी। बाबा सा, आपने आपने तो हमसे सबको छीन लिया। उन्होंने नंदिनी की हालत नहीं देखी थी, ना ही उसकी टूटी आवाज़ सुनी थी और ना ही उसके कांपते कंधों को देखा था। मिश्री नंदिनी के पास ही बैठ गई थी, उसे थामे हुए, और नंदिनी जमीन पर ही बैठी रही थी, खुद से बिखर रही थी। एक गूंजती हुई खामोशी कमरे में थी। उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर गाड़ियों की आवाज़ आई। देवगढ़ से सगाई का थाल और मानसिंह का संदेश लेकर खुद रुद्र प्रताप आए थे। ऊंचा कद, तेज नज़र और चेहरे पर संजीदगी। रुद्र प्रताप, देवगढ़ राजघराने के वारिस, जब हवेली में दाखिल हुए तो जैसे पूरे आंगन की हवा बदल गई थी। उसका कद लंबा और काठी सैनिकों जैसी गठी हुई थी। आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और सहा हो और अब दुनिया को पढ़ना सीख गया हो। उसका चेहरा तीखे नक्शों वाला था, चमड़े की हड्डियां उभरी हुई थीं और ठुड्डी पर हल्की सी दाढ़ी का साया था, जो उसकी परिपक्वता को और भी निखार रहा था। वह पारंपरिक देवगढ़ी पोशाक में थे, शेरवानी पर सोने की जरी का हल्का काम और कंधे पर जटिल डिजाइन वाला शॉल और चाल में रियासतों वाला ठहराव, लेकिन आंखों में कहीं एक बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे वे खुद भी सगाई से पूरी तरह से संतुष्ट ना हो। उनके साथ आए लोगों के बीच वह सबसे अलग नजर आ रहे थे। ठाकुर साहब ने बढ़कर स्वागत किया। स्वागत है रुद्र प्रताप जी, देवगढ़ का चिराग हमारे आंगन को रोशन करने आया है। रुद्र प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, हम यहाँ केवल रस्म निभाने नहीं, एक रिश्ता निभाने आए हैं ठाकुर साहब। ठाकुर बलवंत सिंह आगे बढ़े, लेकिन तभी पीछे से एक गहरी आवाज़ गूंजी, ये सगाई नहीं हो सकती। सभी चौंक कर मुड़ गए थे। हवेली के मुख्य द्वार पर हुकुम सा खड़े हुए थे। धूल और धूप के बीच उसकी शेर जैसी शख्सियत हवेली के आंगन में उतर रही थी। ठाकुर बलवंत सिंह की आंखें सिकुड़ गई थीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो हुकुम सा? हुकुम सा ने सख्त आवाज़ में कहा। अपनी धड़कन को वापस ले जाने आया हूँ ठाकुर साहब। नंदिनी मेरी है और वो किसी और की नहीं हो सकती, और अगर आज आपने उसका हाथ किसी और के हाथ में दे दिया तो मेरा दिल हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नंदिनी के कमरे में उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखें चमक उठी थीं, जैसे किसी ने बुझते दिए को दोबारा जान फूंक दी हो। वह उठी और पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। नंदिनी दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि पीछे से मिश्री ने उसका हाथ थाम लिया था। भाई साहब, आप कहाँ जा रही हो? मिश्री की आवाज़ कांप रही थी। नंदिनी पलटी, उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर वो मुस्कान जो बरसों से इंतजार कर रही थी। नंदिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखो ना मिश्री, हुकुम सा हमें लेने आए हैं। वो सच में आ गए हमें लेने। मिश्री सख्ती से बोली, भाई साहब होश में आइए, बाहर कोई नहीं आया है और हुकुम सा तो बिल्कुल भी नहीं। आप अभी भी यहीं हैं, इस कमरे में, मेरे सामने। नंदिनी की मुस्कान धीरे धीरे बुझने लगी थी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गई थीं, जो चमक उन आंखों में वापस लौट आई थी, फिर से धीरे धीरे बुझने लगी थी। तुम झूठ बोल रही हो मिश्री, हमने खुद उनकी आवाज़ सुनी है। मैंने देखा है कि वो आंगन में खड़े हैं और कह रहे हैं, नंदिनी मेरी है। मिश्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर उसने खुद को संभाल लिया था। सपना था भाई साहब, खुली आंखों का सपना, जो आप यहाँ बैठे बैठे देख रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि बाहर रुद्र प्रताप खड़े हैं और ठाकुर साहब ने उनकी सगाई आपसे तय कर दी है। नंदिनी की सांसें भारी हो चुकी थीं। मिश्री, ये क्या कह रही हो तुम? हमने खुद अपने कानों से सुना है। हुकुम साहब बाहर ही खड़े हैं और हमें साथ ले जाने आए हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम तुम्हें बता रहे हैं ना। तभी मिश्री ने नंदिनी को झकझोरते हुए कहा, भाई साहब, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए और आंखें खोलकर हकीकत को देखिए। वो एकदम शांत हो गई थी, जैसे कोई तूफान अब थमसा गया हो, लेकिन उसके बाद जो बचा था वो बस एक वीरान साहिल था। दूसरी तरफ बड़ी हवेली में हुकुम सा के कमरे में अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। खिड़की से आती हवा पर्दों को हिला रही थी, पर कमरे का सन्नाटा टूटा नहीं था। हुकुम सा सिर थामे ज़मीन पर बैठे हुए थे, जैसे उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी हो। उनका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था और माथे पर ऊपरी नसें उनके दर्द की गवाही दे रही थीं। हुकुम सा अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ रखा था वो इंजेक्शन, कहाँ गया? वो घबरा कर दराज़ें खोलने लगे थे, कुशन उठाए, किताबें फेंकी, पर कुछ भी नहीं मिला था। दर्द अब सिर्फ उनके सिर में ही नहीं बल्कि दिल में भी गहराता जा रहा था। आंखें बंद करते ही नंदिनी का चेहरा उनके सामने आ रहा था। उसकी हंसी, उसकी आंखें
तभी विशाखा की कॉल से उनका ध्यान टूट गया था। हुक्म शाह ने कांपती आवाज़ में फ़ोन उठाकर कहा, विशाखा, हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सर फट रहा है हमारा। फ़ोन पर हुक्म शाह की आवाज़ सुनते ही विशाखा का चेहरा दर्द पड़ गया था। मैं अभी तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ यश। उन्होंने तुरंत अपने बैग से इंजेक्शन निकाला और तुरंत सीढ़ियों पर दौड़ती हुई हुक्म शाह के कमरे में पहुँच गई थी। हुक्म शाह अभी ज़मीन पर बैठे हुए थे, आंखें बंद थीं, मुट्ठियाँ भींचे हुए थे। विशाखा ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से कहा, आप फिर से दवा लेना भूल गए हैं ना? आखिर कब तक अपने आप को सजा देंगे इस तरह? MRI की रिपोर्ट क्या मजाक थी आपके लिए? ये जो तेज सिरदर्द, उलझन, ये सब यश, आप समझते क्यों नहीं हैं? आप एक दिन भी बिना दवाई लिए नहीं रह सकते। खुद को संभालिए यश। आखिर कब तक उस गलती की सजा खुद को देंगे जो आपने की ही नहीं? हुक्म शाह ने धीरे से थकी आवाज़ में कहा, दवा से जिस्म का दर्द मिट जाता है विशाखा, लेकिन ये जो दिल में हो रहा है ना, इसे कोई इंजेक्शन ठीक नहीं कर सकता। नंदिनी किसी और की हो रही है और हम बस देख रहे हैं। विशाखा ने उन्हें इंजेक्शन लगाते हुए रुंधे गले से कहा, आप ऐसे टूटेंगे तो हम आपको कैसे संभालेंगे यश? आप नंदिनी को बता क्यों नहीं देते कि आपने उसे क्यों छोड़ा है? हुक्म शाह ने धीरे से आंखें बंद करते हुए कहा, विशाखा, हमारी बस एक ख्वाहिश है। नंदिनी को एक बार, सिर्फ एक बार अपने नाम से पुकारना चाहते हैं। हमने नहीं सोचा था कि नंदिनी को किसी और का होते देख हमारे लिए मौत से भी बदतर होगा। तुम नंदिनी को नहीं जानती विशाखा, वो कैसी है। हमने पिछले 18 सालों से सिर्फ नंदिनी से ही मोहब्बत की है। एक पल, एक मिनट, एक सेकंड को भी नहीं भूले थे हम उन्हें। पर शायद हमारी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तभी दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई थी, लेकिन हुक्म शाह की आंखें बंद होने लगी थी और विशाखा का ध्यान पूरी तरह से उन पर था। इंजेक्शन का धीरे धीरे असर उन पर होने लगा था। उनकी सांसें अब थोड़ी नियंत्रित थीं। विशाखा ने उन्हें सहारा देते हुए बेड पर लिटाया। उनके माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, थोड़ा आराम कीजिए यश, मैं बाहर ही हूँ। हुक्म शाह ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनकी उंगलियाँ अब भी मुट्ठी में बंधी हुई थीं। विशाखा ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और कमरे से बाहर आ गई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, छोटे कुंवर सा करण उनके सामने ही खड़े थे, आंखों में क्रोध और भीतर तक गहराई से टूटे हुए। करण ने झटके से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें दीवार के किनारे से लगा दिया था। विशाखा ने हड़बड़ाकर कहा, करण, ये क्या हरकत है? हम आपकी भाभी सा हैं। करण की आवाज़ तेज़ हो गई थी और आंखें लाल थी। बस, अब और झूठ नहीं, भाभी सा, और झूठ मत बोलिए आप हमारी भाभी सा नहीं हैं। हम सब सुन चुके हैं अंदर भाई साहब से क्या कह रहे थे नंदिनी बाईसा के बारे में। हम सब सुन चुके हैं कि भाई साहब अब भी नंदिनी बाईसा से ही प्यार करते हैं। विशाखा की सांसें तेज़ हो गई थीं। करण ने 2 कदम और उसके पास बढ़ाते हुए कहा, हमें आपसे सिर्फ सच जानना है। हम इतना तो समझ ही गए हैं कि भाई साहब आपसे प्रेम नहीं करते, तो फिर नंदिनी बाईसा से सगाई क्यों तोड़ी उन्होंने? किस हक से उन्होंने नंदिनी बाईसा को छोड़ दिया? विशाखा ने धीरे से खुद को छुड़ाते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानते करण, आपको जो पूछना है अपने भाई साहब से ही पूछिएगा। करण ने विशाखा के चेहरे को करीब करते हुए कहा, हमें आपसे सच सुनना है। अगर भाई साहब को सच बताना होता तो बहुत पहले बता चुके होते। रास्ता छोड़िए हमारा करण, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आपको जो पूछना है यश से ही पूछिएगा। नंदिनी चुपचाप खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था। जो शादी के सपने उसने हुक्म शाह के साथ देखे थे, एक पल में ही चकनाचूर हो गए थे। बाहर धूप ढलने लगी थी। कमरे में हल्का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके हाथ में एक डायरी थी, मगर नजरें कहीं और थीं। वह पूरी तरह से खोई हुई थी, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो जिससे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। क्या हम अंदर आ सकते हैं नंदिनी दीदी? रुद्र प्रताप की छोटी बहन आराधना मुस्कुराते हुए कमरे में आ चुकी थी। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बैठिए बाईसा। अनुराधा ने उनके पास आकर बैठते हुए कहा, आप इतनी चुप क्यों हैं बाईसा? सब लोग नीचे तैयारी में लगे हुए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे भाई सा जैसे इंसान आपको मिल रहे हैं। आपको नहीं पता कितनी लड़कियां पसंद करती हैं हमारे भाई सा को। सब आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ इस कमरे में अकेली बैठी हैं। नंदिनी ने नज़रें बचाते हुए धीमे से कहा, बस ऐसे ही थोड़ा थक गए थे। आराधना उन्हें गौर से देखती हैं, फिर शरारत से मुस्कुराती हैं। थकान तो नहीं लग रही भाभी सा? कहीं रुद्र भैया के बारे में तो नहीं सोच रही?
आप वैसे आज तो आपको देखकर नजरें नहीं हटा पाएंगे भाई साहब। नंदिनी का चेहरा हल्का सा उतर गया था। आराधना, ये सब बातें मत करो। क्यों ना करूं भाभी साहब, अब तो आप हमारी भाभी सा हैं और आपसे मजाक करना हमारा हक है। आप तो बहुत सुंदर हैं भाभी साहब, तस्वीर से भी ज़्यादा। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल रुद्र भैया के साथ मैच करती हुई। नंदिनी एक पल को चुप सी हो गई थी। उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी, आंखें नीचे झुक गई थी। नंदिनी ने धीरे से टूटी आवाज़ में कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। आराधना, क्या मतलब भाभी साहब? नंदिनी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, कभी हम जानते ही नहीं कि दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन किस्मत किसी और के साथ जोड़ दी जाती है। आराधना नंदिनी की बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन माहौल अचानक से बहुत भारी हो गया था। फिर उसने माहौल को हल्का करते हुए कहा, सब आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं भाभी साहब। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, चलिए ना भाभी साहब। हवेली के हॉल में सगाई की रस्म का भव्य आयोजन चल रहा था। सोने और लाल रंग की थीम, झूमर की रोशनी, हर कोने में रॉयल राजस्थानी शान बिखरी हुई थी। मेहमान, रिश्तेदार और खानदान के बुजुर्ग सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। सगाई का थाल सामने रखा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। नंदिनी आज सुनहरी जरी के लहंगे में थी, बालों में गजरा और माथे पर झूमर किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और रुद्र प्रताप की नज़र पूरे समय बस उसी की ओर देख रही थी। अनुराधा ने हल्का सा उसे छेड़ते हुए कहा, देखिए ना भाभी साहब, हमने आपसे कहा था ना कि भाई साहब आज आपसे नज़रें हटा ही नहीं पाएंगे। उनकी नज़रों में तो सिर्फ आप ही आप दिख रही हैं। रुद्र प्रताप काले और लाल रंग की शेरवानी में एकदम रासी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब नंदिनी धीरे धीरे उनके पास पहुंची, उन्होंने बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखा। लंबी और ठहरी हुई नज़र, जैसे उस एक पल में बहुत कुछ कह देना चाहती हूँ, लेकिन कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। नंदिनी ने अपनी नज़रें झुका ली थी, लेकिन वह एहसास, वो पल, जैसे सब कुछ रुक गया था। पंडित जी ने धीरे से कहा, अब वर और वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। सबकी नज़रें उस सब घड़ी पर टिकी हुई थीं, लेकिन रुद्र की नज़रें सिर्फ नंदिनी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। पंडित जी की आवाज़ गूंज रही थी, अब वधू अंगूठी पहनाए। शुभ मुहूर्त अधिक देर तक नहीं है। हॉल में सबकी नज़रें नंदिनी पर टिक गई थीं, लेकिन नंदिनी बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी, जैसे उसे किसी बात का होश ही ना हो। उसके हाथ थाल के पास थे, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे थे। आंखें कहीं और थीं, जैसे सामने की ओर देख रही हों। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस भव्य सगाई का हिस्सा ही नहीं हो। उसकी नज़रें सिर्फ हुक्म साहब के इंतज़ार में थीं। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हुक्म साहब और नंदिनी की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या नंदिनी हुक्म साहब के प्यार को भूलकर कभी रुद्र प्रताप को अपना पाएंगी?